नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमने एक टारगेट शुरू करा था, टारगेट यूकेपीएससी 2025, यानी कि हम जो भी यूकेपीएससी 2025 के सिलेबस है वो सारा हम यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। वही टारगेट से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी। हमने क्लासेस की स्टार्ट करा था पोर्टुगीज से, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम पढ़ रहे थे, कैसे समय समय पर भारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूरोपियन देश आते हैं भारत में ट्रेड करने, यानी कि व्यापार करने के लिए। क्योंकि 1453 में जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, या फिर आप मान लीजिए जो यूरोप का पूर्वी तट था, उस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है, जिससे एशिया से आने वाला ट्रेड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। इसी रुकावट को पूरा करने के लिए अलग अलग समय पर यूरोप से अलग अलग देश निकलेंगे और खोज करने निकलेंगे एशिया और भारत की। उन्हीं खोजों में सबसे पहली कंपनी जो भारत आती है, या सबसे पहला देश जो भारत आता है, वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल के वास्को डिगामा 1498 में भारत के कैलिकट पोर्ट पर अपने कदम रखते हैं। उसके बाद भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी और 1961 में भारत से जाने वाली सबसे आखिरी कंपनी पुर्तगाल बन जाती है। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी कंपनी या जो दूसरा देश भारत आया, उसका नाम है डच। ठीक है, नीदरलैंड के जो निवासी होते थे उन्हें डच कहा जाता था, माने ये कंपनी जो है ये नीदरलैंड से आई है। जो सेकंड लोग हैं पोर्टुगीज के बाद आते हैं डच, वो हैं डच। डच कंपनी 20 मार्च 1602 को बनी। डच पार्लियामेंट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करा। इस कंपनी के पास इन्वेड करने के, यानी कि किसी भी देश में एंटर करने के, ट्रेड करने के और इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने के और साउथ एशियन कंट्रीज को कॉन्क्वेस्ट करने के 21 वर्षों तक के अधिकार थे। यानी कि जब डच पार्लियामेंट ने जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो उसे 21 वर्षों तक ये परमिशन दे दी कि आप इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि दक्षिणी एशियाई देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, आप उन्हें फतेह कर सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन दी गई थी डच पार्लियामेंट द्वारा। इस कंपनी ने जो पोर्टुगीज की, यानी कि जो पुर्तगालियों की मोनोपोली थी, एक अधिकार था ट्रेड पर, भारत के साथ यूरोप से होने वाले ट्रेड पर एक अधिकार था, तो उस एक अधिकार को खत्म किया। इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई, और फिर धीरे धीरे अपनी समय समय पर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियों का निर्माण करा। जैसे कि 1610 में पुलिकट, 1616 सूरत, 1653 चिंसूरा, 1659 में पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कराईकाल और कासिम बाजार में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। 1663 में इनकी फैक्ट्री लगती है कोचिन में। इनका जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकट था, पुलिकट आता है तमिलनाडु में। डचेस ने सक्सेसफुली, यानी कि अच्छे रूप से अपनी मोनोपोली, अपना एक अधिकार इस्टेब्लिश कर लिया स्पाइस ट्रेड पर 17वीं सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में। क्या हुआ, डचेस ने अपना स्पाइस ट्रेड पर एक अधिकार हासिल कर लिया। इसके साथ साथ डचेस कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि यहाँ पर पैदा हुए जो कॉटन से बने हुए वस्त्र थे, इंडिगो, ओपियम जैसी चीजों को इंडिया से नीदरलैंड एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, यानी सबसे पहले आए पुर्तगाली, पोर्तुगीज कंपनी के बाद आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आएंगे वो मेन पावर जो भारत तो आई व्यापार करने के लिए, यानी कि इन्होंने देखा कि डच गई, पुर्तगाली गई, ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, ये लोग अपने व्यापार में लगातार विस्तार करते जा रहे हैं। तो इनके अनुसार ऐसा क्या था जो भारत में इन लोगों को मिल रहा था, ऐसा क्या था जो साउथ एशियन में इन लोगों को मिल रहा था, वही देखने ब्रिटिशर्स भी अपनी मुहिम शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स भी अपनी क्या बनाते हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से डच पावर जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। 1759 में 7 वर्षीय युद्ध के दौरान जो 7 वर्षीय युद्ध
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। जो 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अमेरिका में चल रहा था, उसी युद्ध के दौरान बैटल ऑफ बेदरा या फिर चिंसूरा या बैटल ऑफ हुगली इसे कहा जाता है, डचेस और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है भारत के पूर्वी तट पर। इस बैटल ने या फिर इस लड़ाई ने ये माना जाता है कि डचेस का जितना भी आधिपत्य था, जितनी भी मोनोपोली थी, उस सबको खत्म कर दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1798 में कंप्लीटली लिक्विडेट कर दी जाती है, कंप्लीटली समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो अब मैंने बोला पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डचेस के बाद अब आएंगे ब्रिटिशर्स। वो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जो भारत के अंदर आई, तो देखी देखा किसकी, डचेस की और पुर्तगालियों की, कि हम भी भारत से ट्रेड करेंगे, हम भी तो जाकर देखें कि भारत में ऐसा क्या है जो हर कोई जाता है और वहां से समृद्ध होके लौटता है। तो इन्होंने भी अपनी यात्रा शुरू करी भारत की तरफ। 1599 में एक मर्चेंट के ग्रुप ने, एक व्यापारियों के ग्रुप ने कंपनी बनाई, नाम था ग्रुप मर्चेंट्स एडवेंचरर्स ऑफ इंग्लैंड। इस कंपनी का पूरा नाम था, इन लोगों के द्वारा ये कंपनी बनाई गई, नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, जो ये मर्चेंट का ग्रुप था एडवेंचरर्स ऑफ इंग्लैंड, इनके द्वारा 1599 में कंपनी बनाई जाती है। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ द्वारा इस कंपनी को चार्टर दिया जाता है, यानी कि एक लिखा हुआ एग्रीमेंट दिया जाता है, जिस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगले आने वाले 15 वर्षों तक ये कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करेगी। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिटेन का और कोई मर्चेंट या और कोई कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करने नहीं जाएगी। 1608 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजती है। लेकिन इस समय क्या होता है, इस समय 1608 में जहांगीर के दरबार में यानी कि मुगल कोर्ट में ऑलरेडी पुर्तगाली पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी पुर्तगाली प्रेजेंट है। पुर्तगालियों ने देखा जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब भारत में एंट्री ले चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी है, तो पुर्तगालियों ने इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया जहांगीर के ऊपर, तो कि आप किसी भी तरीके की इन लोगों की बात मत सुनिए। ठीक है, किसने, पुर्तगालियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया जहांगीर के ऊपर। इनका मोटिव था, किनका मोटिव, विलियम हॉकिंस का ये मोटिव था कि ये जहांगीर से रॉयल फरमान ले लें, जिस फरमान के द्वारा ये सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा पाए। लेकिन पुर्तगालियों की उपस्थिति की वजह से ये इसमें नाकामयाब रहते हैं, हॉकिंस को एंट्री नहीं मिलती है। इसके बाद 1611 में हॉकिंस क्या होते हैं, हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट से वापस लौट जाते हैं और किसी भी तरीके की बात नहीं करते। ये 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आए और ये बोल के गए कि 3 साल के अंदर अंदर हम अपना आपको पावर का जो प्रतीक है, अपनी शक्ति का प्रतीक दे देंगे, अपनी शक्ति का आपको प्रदर्शन कर देंगे, और 3 साल के अंदर अंदर हम वापस आपके कोर्ट में आएंगे और जो हम आपसे आज मांग रहे हैं वो 3 साल के अंदर अंदर हम आपसे ले लेंगे। फिर 1611 में एक बैटल होती है, लड़ाई होती है, नाम है उसका बैटल ऑफ स्वाली होल। ये एक नेवल बैटल है, यानी कि समुद्र में लड़ने वाली लड़ाई है। ये लड़ाई पुर्तगालियों और इंग्लिश के बीच में होती है। इसमें पुर्तगालियों की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। 1613 में जो अधूरी बात छोड़कर गया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, उनको परमिशन मिल जाती है सूरत के कोस्ट पर फैक्ट्री लगाने की जहांगीर द्वारा। ठीक है, इसके साथ 1615 में इंग्लिश एम्परर जेम्स वन ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा और ट्रेड कंसेशन के लिए डिमांड रखने को बोला कि आप जाइए और जहांगीर से बात कीजिए कि वो हमें ट्रेड में छूट दे दें। सक्सेसफुली जहांगीर को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और एक रॉयल चार्टर उनसे ले लेते हैं। किससे, जहांगीर से। इस रॉयल चार्टर के अनुसार इनको अब फैक्ट्री लगाने का फ्रीडम मिल गया था, यानी कि फैक्ट्री लगाने की खुली छूट मिल गई थी। कहां पर, थ्रू आउट दी मुगल टेरिटरीज, यानी कि जितना भी मुगल साम्राज्य है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अब खुले तौर से कहीं भी फैक्ट्री लगा सकती है। ठीक है, इसके बाद 1639 में कंपनी को मद्रास मिल जाता है किराए पर। यहां पर कंपनी स्टैब्लिश करती है सेंट जॉर्ज। 1668 में कंपनी को बॉम्बे मिल जाता है चार्ल्स टू के द्वारा लीज पर, यानी कि किराए पर, और चार्ल्स टू को ये बॉम्बे पुर्तगालियों ने, पोर्तुगीज ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ डाउरी। जब कैथरीन से इनकी शादी हुई थी तो दहेज में पुर्तगालियों ने चार्ल्स टू को क्या दे दिया था, बॉम्बे दे दिया था। चार्ल्स टू ये बॉम्बे दे देते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर।
1698 में 1698 में कंपनी को गोविंदपुर, सुतानती और कालीकता के 1200 रुपए में जमींदारी मिल जाती है। ये गोविंदपुर, सुतानती और कालीकता वही जगह है जिससे मिलकर कैलकाटा शहर बनेगा। ठीक है। इसके बाद 1700 में 1700 में यहाँ पर यानी कि गोविंदपुर, सुतानती, कालीकता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना करी जाती है। 1771 में फारूक शियार जो कि है मुगल एम्परर फारूक शियार के द्वारा क्या होता है, कंपनी को और ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं। इन्हें दे दिया जाता है एक फरमान। ये फरमान क्या था कि 3000 के एनुअल पेमेंट यानी कि वार्षिक चुकाव के बाद कंपनी को पूरे के पूरे बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल जाता है। यानी कि अब कंपनी किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करेगी और कंपनी अपना टैक्स फ्री ट्रेड यानी कि बिना किसी कर दिए टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है बंगाल में। ये रॉयल फरमान बोलता है, फारूक शियार के द्वारा दिया गया। इसके अलावा कंपनी किसी भी तरीके की भूमि खरीद सकती है, किसी भी तरीके की लैंड खरीद सकती है कैलकाटा के पास। इसके बाद जो कंपनी अपने सिक्के छाप रही थी बॉम्बे में, वो कंपनी को अधिकार मिल जाता है कि अब उनके ये सिक्के पूरे मुगल एम्पायर में सर्कुलेट होंगे, पूरे मुगल एम्पायर में चल सकते हैं। ये रॉयल फरमान जो था, इसने कंपनी का जितना भी महत्वाकांक्षाएं थी, कंपनी की जितनी भी मांग थी, सबको पूरा कर दिया। इस रॉयल फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब कौन? पुर्तगालियों के बाद डच के बाद आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आएगी डेनमार्क। ठीक है, यानी कि डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की जाती है 1616 में। 1620 में डेनमार्क कंपनी का बहुत ही कम अस्तित्व रहा, बहुत ही शॉर्ट लाइफ रही। ठीक है। 1620 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रैंकोवर कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोस्ट पर है, वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। दूसरी फैक्ट्री 1676 में बंगाल के सीरमपुर में लगाते हैं और यही इनका हेडक्वार्टर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। देखिए हर किसी के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारी कंपनी कहाँ से आ रही है? वेस्ट से आ रही है, यानी यूरोप से आ रही है, और आ किसकी तरफ रही है? ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ, और वो भी इंडिया के लिए। इसलिए सारी कंपनियों के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुआ है, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद क्या होता है? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1845 में 1845 में अपने सारी बसावटें, अपने सारे सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को सौंपकर कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद पुर्तगाली आए, डचेस आए, ब्रिटिशर्स आए, डेनमार्क आ गए। अब इसके बाद आखिरी देश आएगा भारत में, नाम है उसका फ्रांस। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है 1664 में लुई 14 की परमिशन लेने के बाद। ठीक है। 1668 में 1668 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाती है। ठीक है, पहली फैक्ट्री सूरत में लगाती है। 1669 में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन का भारत आगमन होता है। ये शेर खान लोदी से एक गांव ले लेते हैं, एक गांव मांग लेते हैं। गांव का नाम है पुडुचेरी, जो आगे चलकर पौंडीचेरी है, जिसका अब वापस नाम पुडुचेरी कर दिया गया है। तो फ्रांस का जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहेगा, जो महत्वपूर्ण सेटलमेंट रहेगा, वो रहेगा पुडुचेरी, जो ये फ्रांसिस मार्टिन द्वारा शेर खान लोदी से लिया जाता है। इसके बाद फ्रांस 1692 में बंगाल के सूबेदार सस्ता खान से परमिशन लेकर चंदरनागौर में, यानी कि बंगाल में, एक फैक्ट्री लगाते हैं चंदरनागौर में। देखिए फ्रांस का एक टारगेट रहता था हमेशा, जहां जहां ब्रिटेन वहां वहां फ्रांस, यानी कि जिस जिस एरिया में ब्रिटेन जाएगा उस एरिया में फ्रांस भी घुसने के लिए तैयार रहेगा। ब्रिटेन की फैक्ट्री सूरत में, तो फ्रांस ने भी सूरत में लगाई। ब्रिटेन की फैक्ट्री पट्टनम में, तो फ्रांस ने भी मसूलीपट्टनम में लगाई। ब्रिटेन की फैक्ट्री बंगाल के सूतानती, गोविंदपुर और कौन सा एक तीसरा गांव? कालीकता, इन सबको मिलाकर फोर्ट विलियम्स बनाया था। बंगाल के चंद्रनागौर में अपनी फैक्ट्री लगाएगा। इसके बाद 1724 में बंगाल मालाबार कोस्ट के माहे को कैप्चर कर लेता है। 1739 में बंगाल तमिलनाडु के कराईकाल को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद फ्रांस। ठीक है,
फ्रांस 1724 में मालाबार कोस्ट पे माहे को कैप्चर कर लेगा और 1739 यानी कि 1739 में तमिलनाडु की कोस्ट पर कराईकाल को कैप्चर कर लेगा। इसके बाद 1724 में फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले भारत आते हैं, इनका भारत आगमन होता है। कहा जाता है कि फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले का भारत आने के बाद ही जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कट्टरपंथी चलती है, एक लड़ाई चलती है जिसे बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर या जिन्हें कर्नाटिक वॉर भी बोला जाता है, उनकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में प्रतिस्पर्धा में ऑलरेडी अमेरिका में लड़ाई कर कर आ चुका है। अमेरिका में लड़ेगा आके कब? 1754 1763 के अराउंड, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर से पहले। इसे बोला जाता है 7 इयर्स वॉर यानी कि 7 वर्षीय युद्ध। तो ब्रिटेन और फ्रांस आपस में हमेशा एक दूसरे के विपरीत खड़ा रहता है और वही लड़ाइयां भारत में होंगी, वही लड़ाइयां अमेरिका में चलेंगी, वही लड़ाइयां यूरोप के कई हिस्सों में भी चलेंगी। चलिए, हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में ये यहाँ पे खत्म होता है। हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में क्या देखा, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में देखा कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत आगमन किया जाता है, यानी कि पुर्तगाली कंपनी पोर्तुगीज सबसे पहले भारत आते हैं 1498 में। ये पहले भारत आने वाली और सबसे लास्ट में भारत छोड़ने वाली कंपनी बनती है। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1605 के अराउंड। डच क्या करते हैं, डच भारत में ज्यादा आधिपत्य हासिल नहीं कर पाते और थोड़े ही समय बाद ब्रिटेन द्वारा ये हरा दिए जाते हैं बैटल ऑफ बेदरा में। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, सबसे पहली कोशिश करती है 1608 में, पर पुर्तगालियों का मुगल एम्परर मुगल कोर्ट में प्रेजेंट होने की वजह से इनको परमिशन नहीं मिलती है, वापस चले जाते हैं। फिर बैटल ऑफ स्वाली होल के द्वारा 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होल के द्वारा ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं और 1613 में इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद ब्रिटेन रहेगा भारत में 1947 तक, हम सब जानते हैं। इसके बाद आती है डेनमार्क कंपनी। डेनमार्क भारत में ज्यादा अधिकार हासिल नहीं कर पाती, 2-4 बसावटें बनाने के बाद ही 1845 में ये ब्रिटेन को अपना सब कुछ सौंपकर भारत छोड़कर चली जाती है। इसके बाद आती है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में लुई 14 द्वारा बनाई जाती है। ये भारत आती है, सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में खोलती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे अपनी सारी फैक्ट्रियां खोलना शुरू करती है हर उस जगह पर जहां पर ब्रिटेन की फैक्ट्री है। यही आगे न्योता देगा कर्नाटिक वॉर्स को, यानी कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स को। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में इन वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपनी मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। आई होप यहाँ पे जहां तक जो भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है यूकेपीएससी 2025। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक लेक्चर्स रहेंगे, यानी कि पहले हम ध्यान देंगे प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स स्पेसिफिक लेक्चर्स रहेंगे जो आपको प्राथमिक परीक्षा पास करने में मदद करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।